दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप द कॉन्फ्लिक्ट लेंस देखना शुरू कर चुके हैं। कई बार जंग में जब हमले होते हैं तो उसके इम्पैक्ट तुरंत नहीं पता चलते, लेकिन धीरे धीरे इतने भयावह, इतने खतरनाक उसके प्रभाव हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा अमेरिका को होगा नहीं। आपको पता है कि आयतुल्लाह अली खामेनी के फ्यूनरल के दौरान सबसे ज़्यादा अगर हमले उसके बाद ईरान ने अगर किसी मुल्क पर किए हैं तो दो जगह पर किए हैं, एक तो कुवैत और दूसरा बहरीन। और दोनों जगह इतना मारा है कि पूरा के पूरा जो उसका लॉजिस्टिक सप्लाई चेन था अमेरिका का, वो ख़त्म हो गया है, तबाह हो गया है। हालात ये हैं कि जिस सप्लाई चेन से, जिस लॉजिस्टिक हब से यूएसएस अब्राहम लिंकन पर सैनिकों के लिए रसद की सप्लाई होती थी, बंद हो गई है, ठप हो गई है। और जब परिवार वाले, उन सैनिकों के परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं तो पीट हेगेसेथ और डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि वहां सब कुछ ठीक है, घर वाले झूठ बोल रहे हैं। अब हो गया है विद्रोह। अभी मैं पूरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। हुआ क्या है कि सारा का सारा जो रसद का सप्लाई चेन है, उधर बहरीन से और कुवैत से उठा करके डिएगो गार्सिया पहुंचाया। मतलब आप समझो कि डिएगो गार्सिया, अमेरिका का ऐसा मानना है कि वो ईरान की जद से बाहर है, 4000 किलोमीटर के आसपास, लेकिन आप जानते हैं कि ईरान मार सकता है, वहां पर बहुत आराम से मार सकता है। खैर, मुद्दा ये है कि इस वाले जो गेम हुआ डिएगो गार्सिया वाला, इसमें डोनाल्ड ट्रंप फंसा हुआ पूरी तरीके से। मतलब आप ये समझिए कि अमेरिकी जो सोल्जर्स हैं, जो वहां पर जो लोग मौजूद हैं, वो उनके पास भूखे मरने को वो एक तरीके से मजबूर हो रहे हैं। कई तो खबरें ऐसी आई कि लोगों ने वहां से कूद करके जान देने की कोशिश की, ऐसे दावे किए गए। पूरी तस्वीर अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कुवैत ज्यादा होशियारी कर रहा था, उसको लेकर के दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। उस होशियारी से जुड़ा मैं अभी आपको बताऊंगा। कतर में जो है ईरान के 3 पायलट्स अरेस्ट कर रखे हैं जबरदस्ती। मार्च में यह घटनाक्रम हुआ था जब ईरान ने सेंटकॉम हेडक्वार्टर पर हमला करने के लिए अपनी फौजें भेजी थी, अपने लड़ाकू विमान भेजे थे। उस दौरान 3 जो पायलट थे वो जिंदा बच गए थे और अब यह पता चला है। और कतर बहुत ज़्यादा एक तरीके से होशियार बन रहा था, तो उसकी होशियारी पर ईरान ने तगड़ा झटका दिया। अभी उस खबर के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के एक बार फिर से बड़ा बयान आया है। ये बयान इस्माइल बक़ई की तरफ से आया है। क्या पूरा मामला है वो भी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और साथ में एक बड़ा घटनाक्रम साउथ लेबनान में हुआ है, गजा में क्या चल रहा है, और इसके अलावा सीरिया से जुड़ी एक खबर है। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके आपसे बातचीत करता हूं, उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप इन हमलों को देखिए। ये उस दौरान के हमले हैं जब लगातार ईरान बहरीन और कुवैत पर हमले कर रहा था, और उसके जो अमेरिका का जो एक तरीके से लॉजिस्टिक हब था, लॉजिस्टिक डिपो था, उसको उड़ा रहा था, उसको ख़त्म कर रहा था। ये उस दौरान का वीडियो है। और इन्हीं हमलों के कारण जो है अपना लॉजिस्टिक जो उसकी सप्लाई चेन थी, वो उसको मिडिल ईस्ट से उठा करके हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया पर भेजना पड़ा। यानी कि अब जो दूरी है यूएसएस अब्राहम लिंकन और डिएगो गार्सिया के बीच में, वो बहुत लंबी है, इसलिए रसद पहुंच नहीं रहा आसानी से। और वजह यह है सबसे बड़ी कि अब वहां पर बड़ी स्थिति गंभीर हो चली है। आरटी का एक ट्वीट देखिए, इसमें जो जानकारी दी गई, बताया गया कि यूएसएस अब्राहम लिंकन सप्लाई प्रॉब्लम टाइड टू ईरानियन अटैक ऑन नेवी बेस बहरीन। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये खबर, जानकारी जो है वो निकल के सामने आई है। इसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कहा गया है कि अब्राहम लिंकन पर जो सप्लाई की समस्या है, उसकी जड़ युद्ध से पहले हुए ईरान के जो जवाबी हमले हैं उस तक पहुंचती है। ईरान ने युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद, आपको पता है कि बहरीन स्थित अमेरिकी नौसैनिक लॉजिस्टिक हेड पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। रिपोर्ट के अनुसार यह अड्डा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ और दशकों से अमेरिकी नौसेना जिस प्रमुख सप्लाई नेटवर्क पर निर्भर थी, उसको ठप करना पड़ा बहरीन में। इसके बाद अमेरिकी नौसेना को अपना मुख्य रसद केंद्र डिएगो गार्सिया ट्रांसफर करना पड़ा, जिससे यूएसएस अब्राहम लिंकन तक भोजन, ईंधन, डाक और अन्य आवश्यक सामान पहुंचने में लंबी दूरी की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
जैसे ही लॉजिस्टिक हब धुएं में बदल गया, वैसे ही अमेरिकी नौसेना की दशकों पुरानी सप्लाई व्यवस्था चरमरा गई है। ये बेसिकली रिपोर्ट का सार है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। करंट रिपोर्ट ने भी ये जानकारी दी। देखिए जरा, ये एक बड़ा अच्छा ग्राफिक्स बताया है। आप देखिए, ये बताया गया कि डिएगो गार्सिया से ईरान की दूरी 4118 किलोमीटर बताई जा रही है, यानी कि इतना दूर। अमेरिका का ये मानना है कि अगर ईरान से जितना दूर उसका रहेगा उतना ही सेफ रहेगा उसका लॉजिस्टिक हब। और शायद यही वजह है कि उसने, चूंकि बहरीन तो तहस नहस हो गया पूरा का पूरा, उसका जो मेन लॉजिस्टिक हब था उसको खत्म कर दिया ईरान ने, अब उसको वहां भागना पड़ा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में अमेरिका को ये लगता है कि ईरान डिएगो गार्सिया तक हमला नहीं कर सकता है क्या? और क्या सच में ईरान वहां तक नहीं पहुंच सकता? क्योंकि जंग के दौरान कुछ ऐसी खबरें आई जिसमें यह कहा गया कि अमेरिकी ईरानी ड्रोन जो है वो डिएगो गार्सिया के आसपास मंडराते देखे गए, कुछ संदिग्ध ड्रोन, जिसमें कुछ मिसाइल्स की बात कही गई है। हालांकि इन दावों को ईरान ने इनकार कर दिया था और ईरान जानता है कि वो क्यों इनकार कर रहा है, क्योंकि अगर वो इतना लंबी दूरी तक उसके पास मिसाइलें हैं, वो लगातार चूंकि इनकार करता आया है, ऐसे में अमेरिका को ये लगता है कि वाकई में वहां पर ईरान के लिए हमला करना मुश्किल होगा, इसलिए शायद। लेकिन जो झूठ बोला गया सैनिकों के परिवार वालों से, मतलब आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेगेसेथ इतने दोनों नीच किस्म के आदमी हैं। अमेरिकी सोल्जर्स जो हैं वो वहां पर मर रहे हैं, हैरान है, परेशान है, और कह रहे हैं नहीं ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। परिवार वाले फोन पे बता रहे हैं, मतलब फोनो देते हुए CNN पर बताया एक सैनिक की वाइफ ने, उसने कहा कि हमारे पास साक्ष्य मौजूद है, आकर के हमसे बात करो। छोटा सा हिस्सा सुनिए जरा। और अब जरा इस खबर को देखिए, इसमें क्या बताया गया। जो उस महिला ने कहा वो मैं आपको बताता हूं। उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आदमी कुछ बोलने से पहले सोचता भी होगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा है, अपने सैन्य बल, अपने जहाजों और इस युद्ध में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लो। कहा कि उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेगेसेथ ने परिवारों और सैनिकों को झूठा बताया, जबकि उनके पास हालात के सबूत मौजूद हैं। कहा कि मेरे फोन में इसका सबूत है, फिर भी कहा जा रहा है कि परिवार झूठ बोल रहे हैं और सैनिक भी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं का सैनिकों के प्रति समर्थन केवल राजनीति तक सीमित दिखता है। जब तक राजनीतिक फायदा होता है तब तक वो सैनिकों के समर्थन करने का दावा करते हैं, लेकिन जैसे ही सैनिकों को सचमुच मदद चाहिए, अचानक सबको झूठा बता दिया जाता है। कहा गया कि मैं पूरी दुनिया को सच बताना चाहती हूं कि यह सच है, लेकिन मुझे अपने पति के सैन्य करियर की रक्षा भी करनी है, ये कहा गया। उस महिला ने बताया जिसका पति वहां पर मौजूद है। वहां पर इतनी बुरी स्थिति हो रखी है दोस्तों। इधर दोस्तों एक और बड़ी खबर है। खबर कतर में मौजूद ईरान के 3 पायलट से जुड़ी हुई है। जरा इस प्रेस टीवी की खबर को देखिए। सबसे पहले कहा गया, ब्रिगेडियर जनरल सैयद मोहम्मद बागेर ज़ेदाह ने बताया है कि उनके जो 3 पायलट हैं वो, जिनके नाम जावेद सालेही, अब्दुल माजिद दास्ताइन और ओमान बहरोसिन, ये 3 पायलट हैं जो अभी कतर की एक तरीके से हिरासत में है। कतर ने उनको ज़बरदस्ती पकड़ रखा है। और ये बात कही गई क्योंकि ये उस दौरान का मामला है जब मार्च के महीने में बताया जा रहा है कि जब सेंटकॉम के हेडक्वार्टर पर हमला करने के लिए ईरानी फाइटर जेट निकले Su-26 से, उसके बाद 3 जेट वहां पर क्रैश हुए। 4 लोग थे इसमें से, जिसमें से 3 लोग जिंदा बचे हैं। ये दावा ईरान की तरफ से किया गया है। आपकी स्क्रीन पर ये ईरान ऑब्जर्वर का ट्वीट देखिए। बताया गया कि ईरानियन इंटेलिजेंस हैज कंफर्म दैट द 3 पायलट ऑफ द ईरानियन Su-24, माफ कीजिएगा 26 नहीं 24 एयरक्राफ्ट दैट कॉम्बैट CENTCOM headquarter bombed CENTCOM headquarters are the custody of the कतरी गवर्नमेंट। बताया गया जो CENTCOM हेडक्वार्टर को बम से उड़ाने गए थे वो कतर के एक तरीके से हिरासत में है, ये जानकारी दी गई है। तो अपने आप में ये बताता है कि कतर की जो एक तरीके से चाल थी उसको कहीं ना कहीं ईरान ने पकड़ा है और साफ साफ कह दिया है कि ज़्यादा चालबाजी नहीं, जो है उसको स्वीकारो। और कहा जा रहा है कि रेड क्रॉस को भी इसको लेकर के उसने बाकायदा पत्र लिखा है कि उनको जो है रिहा किया जाए ईरान ने, ये खबर है। उधर दोस्तों एक और खबर है। खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में
एक और अटैक को लेकर के है। करंट रिपोर्ट का एक ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया IRGC ने एक बल्क कैरियर को उस पर अटैक किया है जो ओमानी लेन की तरफ से गुजरने की कोशिश कर रहा था, और उसके बाद वहां पर IRGC नेवी ने उसको निशाना बनाया और उसको हिट किया है। तो ये एक खबर है। उधर हौतीज ने एक बार फिर से अटैक किया, और ये अटैक जो है दोस्तों मोखा के आसपास फिर से किया। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं, बर्बादी की तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बताया गया है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने यमन के लाल सागर तट पर स्थित मोखा पोर्ट पर एक बार फिर से मिसाइल हमला किया है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक बंदरगाह का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है और कई स्थानों पर भीषण आग लग गई है। मोखा आपको पता है कि बाब अल मंदेब स्टेट का बेहद करीब स्थित है ये पोर्ट, और आप समझिए स्ट्रेटेजिकली अगर हूतीज को अपनी यहाँ पर पकड़ बनाए रखनी है तो मोखा पर मजबूत पकड़, मोखा को एस्टैब्लिश नहीं होने देना चाहते, क्योंकि मोखा जो यमनी आर्मी है सऊदी समर्थित उसके कंट्रोल में आता है, और इस वजह से लगातार दोस्तों वहां पर हूतीज हमला कर रहे हैं, और बीते 3 दिन से वहां पर एक के बाद एक कई अटैक्स जो है वो देखने को मिले हैं। इस बीच दोस्तों स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के विदेश मंत्रालय का एक बयान आया है, इस्माइल बकाई का बयान आया है। उसमें जो कहा गया वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। क्लैश रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए, उन्होंने ये कहा है कि जो ईरान और ओमान के बीच जो नेगोशिएशन है पिछले 3 हफ्तों से लगातार बातचीत चल रही है, और बातचीत सकारात्मक ढंग से जो है आगे बढ़ रही है। बगाई के बयान में ये कहा गया, ये दावा किया गया कि कुछ मुद्दों पर अभी भी चर्चा जारी है, खासकर ईरान और ओमान के संयुक्त बयान को लेकर के, कि ईरान और ओमान संयुक्त बयान कब जारी करें, कैसे जारी करें, क्या जारी हो, और इसको लेकर के बातचीत चल रही है। दोनों पक्षों के बीच मसौदे पर लगातार विचार विमर्श हो रहा है। संयुक्त बयान अंतिम रूप से मिलते ही आधिकारिक जानकारी जारी की जाएगी। इस्माइल बकाई का बयान है। आपको मैं बता दूं कि ओमान और ईरान के बीच में एक कॉमन जो रास्ता है शिपिंग का, उस पर सहमति, ऐसा दावा किया जा रहा, बन गई है। अब मेन मुद्दा बचा हुआ है कि इस पर जो संयुक्त बयान दोनों मुल्क जारी करेंगे वो क्या जारी करेंगे, कैसे जारी करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर माथापच्ची चल रही है। ये जानकारी दोस्तों दी गई है। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। ईरान ने एक बड़ा एक्शन लिया। ईरान ने एक तरीके से फ्रांसीसियों का एक सेफ हाउस बड़ा एक तरीके से उस पर रेड मारी है, और उसमें कई राजनयिकों को हिरासत में लिया। ये उसकी तस्वीर निकल के सामने आई है। बताया गया कि ईरान ने कई फ्रेंच डिप्लोमेट को रेड के बाद अरेस्ट कर लिया है। फास्ट न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर है। बताया जा रहा है कि ये तमाम सारे जो लोग थे ये जासूसी के काम में संलिप्त थे, और उसके बाद जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये ईरान का एक एक्शन निकल के सामने आया है। उधर लेबनान में इजराइल लगातार बम्बार्डमेंट कर रहा है। ताज़ा हमलों में कई लोगों की जानें गई हैं। जो अभी जानकारी मेरे पास आ रही निकल के, जो खबरों में बताया जा रहा है उसके मुताबिक 7 लोगों की मौत हुई है। ये वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये हमले के बाद का वीडियो है। पूरा का पूरा इलाका मलबा बन चुका है। बताया गया है कि इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद जो है एक घर के मलबे की तस्वीरें हैं, इमारत की तस्वीरें हैं। इस हमले में 7 लोग जो है उनकी मौत हुई है और 3 लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी दी गई है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए हमले के दौरान की तस्वीरें हैं। ये देर अल जहरानी साउथ लेबनान का इलाका है, वहां की ये तस्वीरें हैं। देखिए कितना जबरदस्त अटैक किया है इजराइल ने। एक ये वीडियो, एक ये तस्वीर देखिए, जबरदस्त धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा। कुछ न्यूज नेटवर्क ने ये तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि ये इजरायली वॉरप्लेन कैरीड आउट एन एयर स्ट्राइक टारगेटिंग द टाउन ऑफ देर अल जहरानी इन साउथ लेबनान। साउथ लेबनान का देर अल जहरानी जो इलाका है उसको निशाना बनाया गया है। तो ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है। और ये वो तस्वीरें देखिए, एक ही परिवार के ये लोग जो हैं इजरायली हमलों में जिनकी मौत हुई, जिसमें देखिए 2 बच्चे हैं, 2 महिलाएं हैं। बताया गया कि इजराइल किल्ड ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन एयर स्ट्राइक रेजिडेंशियल एरिया इन द अंसार। साउथ लेबनान का अंसार इलाका है, वहां पर पूरी की पूरी फैमिली को जो है
तबाह कर दिया, खत्म कर दिया है। उधर मैं आपको बताऊं कि जो वेस्ट बैंक में बीते एक हफ्ते से बवाल चल रहा है, उसका ताज़ा वीडियो निकल के सामने आया। ये देखिए, ये आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि वेस्ट बैंक का कुशरा इलाका है, वहां पर कई फलस्तीनी घरों को उन्होंने एक तरीके से चारों तरफ से बाड़ेबंदी कर रखी है, उनको बंधक बना रखा है। आपको मैंने बीते दिन भी बीते वीडियो में बताया था कि किस तरीके से इजरायली सेटलर्स ने सब कुछ शुरू किया। पहले पूरा का पूरा घरों को चारों तरफ से घेर लिया, फिर उसके बाद उनकी बिजली, पानी, सप्लाई सब कुछ काट दिया, और उसके बाद ये घटनाक्रम हुए एक हफ्ता हो चुका है, 7 दिन हो चुके हैं, और ये उसका ताज़ा वीडियो है, निकल के सामने आया, आप देख सकते हैं लगातार। और इसी मामले को लेकर के बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू को कहा गया है कि इस पर सामने आकर के माफी मांगो, उसको कंडेम करो, लेकिन अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पर कुछ नहीं किया। तो आप सोचिए कि इजराइल के हौसले किस कदर बुलंद हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।